हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। मेरा नाम हरिओम। हम 9th क्लास की हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति देख रहे हैं और आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है क्रांति की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। फ्रांस क्रांति की शुरुआत। अब ये क्या होता है कि जब लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, उससे पहले ही फ्रांस का जो राजकोष होता है वो खाली हो चुका होता है और वहाँ पे फिर कब अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब हो चुकी होती है, जिसके कारण जो वहाँ की प्रजा होती है उसको अपने राजवंश के खिलाफ असंतुष्ट बैठने लग जाता है, जिसके कारण लुई 16 है वो टैक्स लगाने वाला होता है। अब समझते हैं। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। अब ऐसा नियम चलते आ रहा था, जो फ्रांसीसी सम्राट होगा कोई भी, वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता है। अब उसके लिए क्या करना होगा उसे? इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी होगी। अब इसके लिए क्या करना होगा? उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी होगी। बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब इसके लिए उसे उस पर बैठक बुलाने के बाद मंजूरी लेनी पड़ेगी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। ये क्या है? एक राजनीतिक संस्था है स्टेट जनरल। तो इसमें क्या है ना, जैसे हमारे भारतीय संसद है कुछ इस प्रकार से स्टेट जनरल, और इसमें जो तीनों स्टेट के प्रतिनिधि भेजे जाते थे, जैसे संसद है उसमें हम एमपी चुन के भेजते हैं, कुछ इस प्रकार से इसमें भी स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि भेजे जाते थे। लेकिन सम्राट ही यह तय करता था कि संस्था की बैठक कब 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 बुलाई जाएगी। तो ये जो उस समय सम्राट होगा फ्रांस का जो भी, वो यही उसका ये काम था कि वो ये तय करता था कि इसकी बैठक कब कब बुलाई जाएगी। तो ये काम सम्राट करता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब जो लुई 16 है 5 मई को इसकी बैठक बुलाता है। इससे पहले क्या होती है? 1614 में इसकी बैठक बुलाई गई होती है। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलिशान भवन को सजाया गया होता है। अब क्या है ना, फ्रांस में एक महल होता है, उसका नाम वर्साय होता है। वो बहुत आलिशान महल होता है, जिसको साज सज्जावट में बहुत खर्चे भी होते हैं। तो भवन में उसको सजाया गया होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली होती है और बड़े वर्ग लोग भी आने वाले हैं, इसलिए उस महल को सजाया जाता है। पहले और दूसरे स्टेट के पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300-300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। अब जैसे एक रूम है, उसमें इधर पहले स्टेट के बैठा दिए गए 300, इधर दूसरे स्टेट के बैठा दिए गए 300, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए। और जो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि आए हुए थे उनको इनके पीछे खड़े कर दिया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है, तीसरा जो स्टेट है उसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है कुछ इस प्रकार। पहले में क्या होता है, अदालती कर्मचारी और वकील होते हैं। दूसरे में जिन पे थोड़ी मोड़ी ज़मीनें और कुछ व्यापारी छोटे मोटे होते हैं वो होते हैं। और जो तीसरे में क्या है, भूमिहीन किसान होते हैं और मजदूर होते हैं, मजदूर वर्ग, जो तीसरे स्टेट में थे। और जो पहला स्टेट होता है बस यही पढ़ा लिखा होता है, यही पढ़ा लिखा होता है, जिसके कारण वो इस मीटिंग में यही जाते हैं, प्रतिनिधित्व यही कर रहे होते हैं तीसरे स्टेट की तरफ से। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। अब इन्हें मना किया गया था कि ये सब इस सभा में नहीं आएंगे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेके आए थे। अब क्या होता है, जैसे एमपी हमारे चुना जाता है तो वो क्या होता है, जनता की प्रॉब्लम को लेके संसद में जाता है, या फिर एमएलए होता है वो विधायक अपना लेके जाता है। उसी प्रकार जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे, तो वो अपने लोगों का जो भी शिकायतें थी या फिर जो सरकार से उनको मांगे थी वो लेके गए होते हैं। 40,000 पत्र लिखी गई होती हैं। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक को मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। मतलब क्या होता है ना,
कि जो भी 3 वर्ग है, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग और ये तीसरा वर्ग, इन तीनों को इन तीनों को एक-एक वोट देने का अधिकार था। और लुईस सोल्वा इसी को अपना करने के लिए यही चलेगा, दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु जो तीसरा वर्ग होता है वो क्या कहता है? तीसरा वर्ग इसके प्रतिनिधि जो होते हैं, तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। अब क्या है, इसके जो सदस्य होते हैं तीसरे स्टेट के, तो कहते हैं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पूरी सभा मिलकर अपना वो करेगी, मतदान करेगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार होगा। अब पूरी सभा मिलकर करेगी, और प्रत्येक सदस्य जो भी सदस्य, सबको वोट एक माना जाएगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रस्तुत की। अब ये देखिए, सीधी सी बात है, जब प्रत्येक सदस्य की बात की जाएगी, सबको वोट देना होगा, तो ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जैसे भारत में होता है, फिर और अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी होता है। तो इसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चल गए। अब सम्राट ने इसको मना कर दिया, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे, वो इसको विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले जाते हैं, उस मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये विरोध जताते हुए सभा को छोड़कर चले जाते हैं। अब दिन है 20 जून। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं की जाएगी। अब इन्होंने एक शपथ ले ली, 20 जून को ये इकट्ठा हुए पहले, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित की। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये एक संविधान तैयार करने की बात कर रहे होते हैं। नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद अब एक संविधान जब बनाते हैं, तो उसमें ये बात करते हैं कि इसमें सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला एक कानून बनाया जाएगा। इस असेंबली का नेतृत्व मेराबियो और आबेसिये ने किया। मेराबियो का जन्म कोनिन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की सहमत था। आबेसिये मूलतः पादरी था। अब देखो क्या है, इस असेंबली का नेतृत्व कौन करता है? मेराबियो और आबेसिये। और ये दोनों देखिए प्रथम दो स्टेट से बिलोंग करते हैं। पहला स्टेट से कौन है? ये आबेसी, और दूसरे स्टेट से मेराबियो, क्योंकि प्रथम पे है पादरी, दूसरे पे है कुलीन। और जो आबेसी है, इन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, जो आबेसी है इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तीसरा स्टेट क्या है। तीसरा स्टेट क्या है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। अब फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण जो फसलें होती हैं वो पूरी बर्बाद हो जाती है। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू, अब फसलें ख़राब हो जाती हैं, जिसके कारण दूसरा क्या होता है कि वो पाव रोटी खाएं। अब पाव रोटी की कीमतें भी होती है क्या, आसमान, एकदम आसमान छू रही होती है। बहुत परेशानी चल रही होती है फ्रांस में। अब बेकरी के दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी रहती थी। इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए बेकरी मालिक जमाखोरी करने लगते हैं। अब ये जमाखोरी करने ले जाते हैं पाव रोटी की बेकरी मालिक। बेकरी की दुकानों पर घंटे इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों ने दुकान पर धावा बोल दिया। अब ये जो भी कारण हो रहा होता है, महंगाई बढ़ना, फ्रांस में तरह तरह की घटना होना, ये सब लगता है कि वहाँ की जनता को कि ये सम्राट के द्वारा कराया जा रहा होता है। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्ते-नाबूद कर दिया। अब क्या होता है ना, 14 जुलाई को बास्तिल के किला होता है, बास्तिल के धावा बोल दिया जाता है। धावा इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पर ऐसा कहा जाता है, या फिर एक अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे शस्त्र मिलेंगे, गोला बारूद मिलेगा। देहाती इलाकों में गाँव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है, जो पकी हुई फसलों को तबाह करने निकल पड़ा है। अब गांव-गांव अफवाह फैल गई
कि भाई अब जागीरों के जो मालिक है उन्होंने उधार पे भाई लट्ठे तो और लुटेरों को भेज दिया गया है, जो अब किसानों की फसलों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब क्या होता है इसके कारण, कई जिलों में भय का आक्रांत होकर, अब भय से आक्रांत हो गए किसान, जिसके कारण क्या करते हैं वो कुदाल और बेलचों से ग्रामीण इलाकों पर आक्रमण शुरू, अब यहाँ पे आंदोलन शुरू हो जाता है कुदाल और बेलचों के लेकर किसानों के द्वारा। उन्होंने अन्य भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी सभी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। अब क्या होता है, उनको अन्नों के भंडार जो होते हैं वो लूट लेते हैं उनको, और लगान संबंधी जितने भी लगान लगाए जाने वाले होते हैं कि इस वर्ग को ये लगान देना है, इसको ये लगान देना है, इस संबंधी जितने भी दस्तावेज होते हैं ये जलाकर राख कर दिया जाता है। कुलीन बड़ी संख्या में जागीरें छोड़कर भाग गए। अब क्या होता है, इतनी बड़ी त्रासदी होने लग जाती है कि कुलीन वर्ग जो होता है वो डर के बहुत सारे अपनी जागीरें छोड़कर भाग जाते हैं, और बहुत तो पड़ोसी देशों में भाग जाते हैं, आसपास के फ्रांस के आसपास के जो देश हैं उधर भाग जाते हैं। विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई सोलवा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। अब क्या होता है, इतना विद्रोह होने लगा होता है फ्रांस में कि जो लुई सोलवा होता है वो डर जाता है और कहता है, नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है कि फ्रांस में अब संवैधानिक राजतंत्र होगा। संविधान अब जो साम्राज्य का सत्ता होगा उसको कम कर दी जाएगी। 4 अगस्त को 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सम्मति व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश दे देता है। जितने भी कर का होता है या कर्तव्य जो भी होते हैं और बंधन जो भी तीसरे स्टेट पर होता है, ये सभी उन सब का उन्मूलन कर दिया जाता है। किसको? 4 अगस्त 1789 की रात को। पादरी वर्ग को अपने विशेष अधिकार को छोड़ने के देने के लिए विवश किया जाता है। जो पादरी वर्ग होता है उसको विशेष अधिकार दिए होते हैं कि जैसे ये टैक्स लेता था पादरी वर्ग, और किसी भी प्रकार का इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था जो राजा लगाता था। तो ये सब विशेष अधिकार जो मिले होते हैं पादरियों को, उसको छोड़ने पर विवश किया जाता है। धार्मिक कर दिया गया, यहाँ पे बात की गई है धार्मिक कर को ख़त्म कर दिया जाता है। जो ताइद होता है, ताइद वो धार्मिक कर होता है, इसे ख़त्म करने की बात की जाती है। और जो चर्च के पास जो ज़मीनें होती हैं उन्हें भी जब्त कर लिया जाता है। जो चर्च ज़मीनें ले लेता है, कब्जे में कर लेता था, उसको भी यहाँ पे सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है। अब ये सब करने से क्या होता है, इस प्रकार 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब इन सब से ना जो भी ये विशेष अधिकार लेते हैं और ये टैक्स ख़त्म किया जाता है और ये चर्च से उसकी भूमि ले ली जाती है, तो इस सब से ना सरकार को 20 अरब लिबरे की संपत्ति उसके हाथ में आती है। 20 अरब लिबरे। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था किस प्रकार से वहाँ की जनता ने अपने सम्राट के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके बाद जो लुई सोलवा है वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है कि वो अपना संविधान बना सकते हैं। चलिए अब जरा हम फ्रांस के संविधान को समझते हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया। जो नेशनल असेंबली थी वो संविधान जो बनाने वाली थी, जो बना रही थी, उसने संविधान का प्रारूप मतलब उसका ढांचा, ड्राफ्ट उसका तैयार कर लिया। सम्राट की शक्तियों को सीमित करके इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब क्या है, नेशनल असेंबली इसलिए ही बनाई गई थी कि जो वहाँ का सम्राट है फ्रांस का लुई सोलवा, उसकी शक्तियों को सीमित किया जाए, तभी वो भंग होगी। उसने शपथ ली थी ऐसी। तो उसने अब कानून अपना संविधान बनाने के बाद, कानून बनाने के बाद जो सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका बनाई, जिसमें सम्राट की शक्तियों को विभाजित किया गया। फिर इसके बाद संविधान, फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बना। जरा हम इस डायग्राम को समझते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका। हमने देखा है कि जो विधायिका है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, जो विधायिका कानून बनाता है उसे कार्यपालिका लागू करती है, और न्यायपालिका है वो जनता की न्याय दिलाती है। तो ज़रा इस डायग्राम को हम समझते हैं। सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक जो देखते हैं हम। जो सक्रिय नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? मत अधिकार, मतलब क्या होता है, जो सक्रिय नागरिक होते हैं उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। और निष्क्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक वो होते हैं जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो जो सक्रिय नागरिक होते हैं उनमें कितने लोगों को मत देने का अधिकार होता है? 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोगों को मत देने का अधिकार था। और ये निष्क्रिय नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं था, तो लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था।
अब ये जो है सक्रिय नागरिक, इन्हें कहा गया जो मत देते थे, और जो मत नहीं देते थे उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। अब जो मत देते थे वो किस प्रकार से इलेक्शन में, वोट में अपना भूमिका निभाते थे उसे देखते हैं। तो ये आप जो एरो एरो देख रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। ये जो सक्रिय नागरिक है पहले निर्वाचक को चुनते थे, वोट देख के ये निर्वाचक को चुनते थे। और कितने को चुनते थे? 50,000 पुरुष। उस समय क्या था, फ्रांस में किसी भी महिलाओं को इलेक्शन में, चुनाव में भाग लेने का अनुमति नहीं थी। तो उस प्रकार से पुरुष ही उस समय इस सभी प्रक्रिया में योगदान देते थे। तो जो सक्रिय नागरिक है वो अपने वोट से 50,000 निर्वाचक चुनते थे, और यही सक्रिय नागरिक न्यायाधीश को भी चुनते थे। उसके बाद ये जो 50,000 चुने गए पुरुष, ये नेशनल असेंबली को चुनते थे। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर को चुनते थे, सदस्य को चुनते थे ये 50,000 पुरुष जो सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुने गए थे। उसके बाद जो नेशनल असेंबली है वो सम्राट को नियंत्रित करती थी। ये जो एरो जा रहा है, पर जो सम्राट से वापस से एरो जो जा रहा है नेशनल असेंबली की तरफ, ये नीचे लिखा हुआ है निषेध। मतलब ये है कि जो नेशनल असेंबली तो उस पर नियंत्रण कर सकती है सम्राट पर, जो पर ये निषेध का जो सिंबल जा रहा है, सम्राट नेशनल असेंबली पे अपना नियंत्रण नहीं कर सकता था। और जो नेशनल असेंबली से एक और एरो जा रहा है मंत्री की तरफ, तो नेशनल असेंबली ही मंत्रियों पे अपना नियंत्रण कर सकती थी, ये मंत्री नेशनल असेंबली पर नहीं। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से समझा रहा है कि कैसे फ्रांस में सम्राट की शक्ति को विभाजित किया गया। और ये भी देखिए, जो नेशनल असेंबली है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। जनता सीधे उसे नहीं चुन रही है नेशनल असेंबली को, पहले वो निर्वाचक को चुन रही है, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली को चुना जा रहा है निर्वाचकों के द्वारा। जिस प्रकार से भारत में चुनाव होता है, हम एमपी को चुनते हैं, फिर एमपी या राष्ट्रपति को चुनता है या फिर अपने पीएम को चुनता है। हम पीएम को तो डायरेक्ट नहीं चुनते, हम तो एमपीज को चुनते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा है, पर यहाँ पे लोगों की जो सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा है। एक तरीके से हम राज्यसभा का भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे राज्यसभा के तो सदस्य हम नहीं चुनते हैं, वैसे ही। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सन 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया गया। मतलब 1791 के ना संविधान बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? नेशनल असेंबली को। ये हमने देखा था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। तो हमने ये डायग्राम में देखा था कि किस प्रकार से नेशनल असेंबली वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह को चुनता था, पुनः उसके बाद जो है पुनः इसके सदस्य चुने जाते थे। हमने देखा था वो डायग्राम में कि पहले निर्वाचक चुने जाते थे 50,000, उसके बाद जो निर्वाचक होते थे वो नेशनल असेंबली को चुनती थी। फ्रांस में सभी नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं था। ये भी देखा था हमने, निष्क्रिय नागरिक और सक्रिय नागरिक को में बांटा गया। तो सभी लोगों को वहाँ पे मत देने का अधिकार नहीं था। अब किन्हें मत देने का अधिकार था? 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही मत देने का अधिकार था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकता करते थे। अब देखिए, कोई मजदूर है, जितना वो मजदूरी कमाता है 3 दिन में, मजदूर जो है वो 3 दिन में जितनी मजदूरी कमाता है उसकी वेतन के बराबर जो व्यक्ति टैक्स देता था उसे ही पहले तो वोट देने का अधिकार था, और उसकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। इन्हीं व्यक्तियों को, नागरिकों को सक्रिय नागरिक कहा गया। ये जो पुरुष हुआ करते थे इन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया, और बाकी सभी को निष्क्रिय नागरिक कहा गया, क्योंकि ये वोट नहीं देते थे, मतदान प्रक्रिया में इनका कोई भी रोल नहीं था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जिस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो प्रियम्बल से शुरू होता है, प्रस्तावना से शुरू होता है, वैसे जो फ्रांस का संविधान था वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से शुरू होता था। जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, वैसे इसके इनके फ्रांस के भी संविधान में बात की गई है। देखिए, इसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून बराबरी के अधिकार जो नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किए गए। और इसके बाद क्या है ना कि इन्हें ये सब अधिकार दिए गए, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून में सभी को बराबरी की स्वतंत्रता, आज़ादी, ये जो अधिकार इन्हें दिए गए। और ना जो राज्य का एक काम भी था कि ये जो भी नागरिक है उनकी जो अधिकार है उनको छीना ना जाए, किसी भी उनका हनन ना हो, ये भी देखेगा राज्य। आइए हम राजनीतिक प्रतीकों के मायने को समझते हैं।
क्या होता है, उस समय 18वीं शताब्दी जो होती है, 18वीं सदी होती है, उस समय फ्रांस में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो कुछ चिन्ह बनाए गए, राजनीतिक प्रतीक बनाए गए कि जिससे उन्हें समझाया जा सके कि किस प्रकार से ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनती है। टूटी हुई जंजीर जो है वो आज़ादी का प्रतीक है। उस समय क्या था, जो दासों को बंधक बनाया जाता था, तो ये जो टूटी हुई हथकड़ी है ये उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, ये जो छड़ों का बर्छीदार गट्ठर है ये एकता का प्रतीक दिखाता है। यह एकता का प्रतीक दिखाता है। जैसे एक छड़ को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है पर गट्ठर को नहीं, इसलिए ये एक एकता का प्रतीक दिखाता है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इसमें जो आंख बनाई गई है ये रोशनी बिखेरती आंख क्या है, ये सूर्य के किरणों अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाती है। मतलब ये ज्ञान का प्रतीक है। अंधेरे को दूर करना और ज्ञान का प्रतीक है, ये ज्ञान के प्रतीक को दर्शाती है। राजदंड साई सत्ता का प्रतीक, ये जो डंडा दिखाया गया है ये साई सत्ता का प्रतीक दिखाया गया है। अपनी मुंह अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, जो सांप दिखाया गया है अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले रहा है, तो ये किसका प्रतीक दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि सभी को समान कानून प्राप्त है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, ये उसका प्रतीक दिखा रहा है ये सांप। कोई भी छोर है वो किसी और की तरफ नहीं जा रहा है, गोल है इसलिए समानता का प्रतीक दिखाता है। लाल फाइजन टोपी, ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनने जाने वाली टोपी है। जो दास थे वो स्वतंत्र हो गए थे, उसके बाद जो उनके द्वारा पहनी जाने वाली टोपी थी वो ये फाइजन टोपी है। ये उनके स्वतंत्र होने के बाद जो पहनी जाती थी ये उसका प्रतीक है। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग, ये नीला सफ़ेद लाल है जो रंग, ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप, ये जो डैनो वाली स्त्री है कानून का मानवीय रूप है। जैसे हमारे यहाँ पे आँख पे पट्टी बांधे तराजू लिए औरत है, वैसे ही यहाँ पे फ्रांस में डैनो वाली स्त्री है। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। ये विधिपट जो दर्शाता है ये दिखाता है कि कानून सबके लिए समान है और सभी के सभी एक बराबर है, ये इसका प्रतीक दिखाता है। तब हमने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना और वहाँ पे कैसे कैसे प्रतीकों के द्वारा अपने सत्ता को समझा गया, अपने मतलब कानून अपने अधिकारों को समझा गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।